चलो योद्धाओं, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। एक पार्ट आपको हेलो एल्केन में मिला था। उस हेलो एल्केन में आपने हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन देखा था। क्लासिफिकेशन में क्या देखे थे आप कि अगर 1 डिग्री कार्बन से हेलोजन लगा है तो आप कहते हो प्राइमरी हेलो एल्केन। सेकेंडरी हेलो एल्केन अगर 2 डिग्री से लगा है तो, और अगर हेलोजन 3 डिग्री कार्बन से लगा है तो टर्शियरी हेलो एल्केन या टर्शियरी एल्किल हैलाइड कह सकते हो आप। मतलब CH2X प्राइमरी, CHX सेकेंडरी और CX टर्शियरी। फिर उसके बाद जेमिनल हम लोग पढ़ते हैं और विकनल पढ़ते हैं। अगर दो अगल बगल कार्बन पे सेम हेलोजन लगे हुए हैं तो उसको हम लोग विकनल कहते हैं, और एक ही कार्बन पे 2 सेम हेलोजन लगे हुए हैं तो हम उसको जेमिनल कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था यहीं पर विनाइलिक CH डबल बॉन्ड CH2X होगा तो विनाइलिक, CH2X सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 होगा तो हम उसको एलाइलिक कहते हैं। और फिर उसके बाद अगर बेंजीन रिंग पर, बेंजीन रिंग है उस पर डायरेक्टली X लगा हुआ है तो उसको एराइलिक कहते हैं, एरिल हैलाइड कहते हैं। और फिर उसके बाद बेंजीन के बाद बेंजीन से साइड में लगा हुआ है एल्किल ग्रुप, उस पर सब्स्टिट्यूशन हुआ है C6H5CH2X बेंजिल, C6H5CHX बेंजल, C6H5CX बेंजो। ठीक है, बेंजिल बेंजल बेंजो। बेंजीन रिंग के साथ CH2X तो बेंजिल, बेंजीन रिंग के साथ CHX तो बेंजल, बेंजीन रिंग के साथ CX तो बेंजो। ठीक है, क्लासिफिकेशन किए थे, आइसोमेरिज्म किए थे, IUPAC हम लोग कर चुके थे। और फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन हेलो एल्केन हेलो एरीन का किए थे। हेलो एल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग कैसे किए थे? अल्कोहल की रिएक्शन अगर आप लूकस रिएजेंट से करा देते हैं कंसनट्रेटेड HCl और ZnCl2 के साथ तो आपको क्लोरो एल्केन मिल जाता है। अगर अल्कोहल में आप PCl3 PCl5 डाल देते हैं, SOCl2 डाल देते हैं तब भी आपको क्लोरो एल्केन मिल जाता है। अगर अल्कोहल में आप PBr3 डाल देते हैं, PI3 डाल देते हैं जो इन सीटू बनता है। इन सीटू का मतलब विद इन मिक्सचर रेड फास्फोरस और आयोडीन, रेड फास्फोरस और ब्रोमीन आपस में रिएक्शन करके PI3 और PBr3 बनाते हैं। उनकी रिएक्शन जब आप अल्कोहल से कराते हो तो ब्रोमो एल्केन और आयोडो एल्केन मिल जाते हैं। एल्केन से और एल्कीन से, एल्केन का हम लोग क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन कराते हैं, एल्कीन में HBr का एडिशन करा देते हैं, Br2 का एडिशन करा देते हैं, HCl का एडिशन करा देते हैं मार्कोनी और एंटी मार्कोनी खरस इफेक्ट से। इस तरह से क्लोरो एल्केन, ब्रोमो एल्केन, आयोडो एल्केन हम लोग बना सकते हैं ना, अल्कोहल से, एल्केन से, एल्कीन से। ठीक है, अब उसी कड़ी में हम लोगों ने और पढ़ा था आयोडो एल्केन बनाने के लिए। आयोडो एल्केन बनाने के लिए फिंकल-स्टीन रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। फिंकल-स्टीन रिएक्शन में रिएजेंट जो है वो NaI है, सबस्ट्रेट जो है वो RX है। RX में 2 होते हैं कौन? RCl और RBr। RCl और RBr होगा तो NaI ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो अपने आप आपको मिल जाएगा RNI आयोडो एल्केन। ठीक है, फिर उसी में हम लोग फ्लोरो एल्केन बनाए थे। फ्लोरो एल्केन के लिए स्वार्ट्ज रिएक्शन हम लोग देखते हैं ना, फ्लोरो एल्केन के लिए स्वार्ट्ज रिएक्शन। किसी भी हेलो एल्केन का मतलब क्या है? RX और RX, Cl और Br, RCl और RBr। RCl और RBr की रिएक्शन किसी भी मेटेलिक फ्लोराइड से, लेस रिएक्टिव मेटेलिक फ्लोराइड से, AgF, COF2 इन सब के साथ अगर हम लोग करा देते हैं तो हमको फ्लोरो एल्केन मिल जाता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपने देखा था लास्ट क्लास में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपने देखा था कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत बेहतर तरीके से देते हैं। न्यूक्लियोफाइल बना लो, X हटा दो, अपने आप नया प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर आप एक्वस KOH लेते हैं तो OH माइनस न्यूक्लियोफाइल होगा। अगर आप NH3 लेते हैं तो NH2 माइनस न्यूक्लियोफाइल होगा ना। H+ हटाओ, न्यूक्लियोफाइल बनाओ। इस तरह से आप देखे थे बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल थे जिससे हम लोग रिएक्शन करवा करके नए नए प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक टर्म आया था एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल हम लोग देख लेते हैं क्योंकि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल थोड़ा सा ज़्यादा स्पेसिफिक है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल ऐसे न्यूक्लियोफाइल हैं, ऐसे न्यूक्लियस लवर हैं जिनमें दो डोनर एटम होते हैं, दो डोनर एटम या दो डोनर साइट्स होती हैं या दो बॉन्डिंग साइट्स होती हैं। मतलब इधर से भी बॉन्ड बना सकता है, इधर से भी बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। एक बॉन्डिंग साइड इधर है, एक बॉन्डिंग साइड इधर है, लेकिन खासियत क्या होती है, स्पेशलिटी क्या है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की, एक बार में एक ही साइड से बॉन्ड बनाएगा। है तो उसके पास दो डोनर साइड्स, दो बॉन्डिंग साइड्स, बट जब वो बॉन्ड बनाएगा, जब वो रिएक्शन करेगा, रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, तो किसी एक ही साइड से बॉन्ड बनाएगा। उसी को समझना होता है कि कौन सी साइड किस कंडीशन में बॉन्ड बनाएगी। तो आओ हम लोग हेलो एल्केन हेलो एरीन का नेक्स्ट पार्ट लेके चलते हैं, जिसमें थोड़ा सा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की बात कर लेते हैं। चूँकि आपकी एनसीईआरटी में बस लिख दिया है, बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है, लेकिन क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसी पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या होते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, थोड़ा सा लिखा हुआ है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स आर दोज न्यूक्लियोफाइल्स which have two donor sides but at a time only one atom bond form, only one atom participate in bond formation. yes, फिर से समझिए आप, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल एक ऐसे न्यूक्लियोफाइल होते हैं जिनके पास दो डोनर एटम होते हैं, दो बॉन्डिंग साइट्स हैं, दो बॉन्ड फॉर्मेशन के साइट्स हैं, एटम्स हैं, जो किसी एक समय में एक ही बॉन्ड बनाता है। दो डोनर एटम है बट बॉन्ड एक ही बनाता है, इन्हीं को कहा जाता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल हैं तो कई सारे, बट आपके एनसीईआरटी की अगर बात करें, सिर्फ एनसीईआरटी की बात करें, तो एनसीईआरटी में थोड़ा सा 2-3 लाइनों में बस बोल दिया है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एक CN- और एक NO2-। तो इन्हीं को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि क्या है ये, ठीक है। आओ CN- पर थोड़ा सा वर्क करते हैं, नज़र डालते हैं कि कैसे ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल तो आप समझते ही हैं, जो न्यूक्लियस से प्यार करे। न्यूक्लियस से प्यार कौन करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव से प्यार कौन करता है, नेगेटिव। ये तो बताने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो आओ देखते हैं साइनाइड की प्रॉपर्टी या साइनाइड एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कैसे बिहेव करता है। CN-। अब मैं यहाँ अभी CN- लिख रहा था, अब मैं CN ब्रैकेट लगा करके माइनस लगा दे रहा हूँ। अभी आप समझ पाएंगे क्या मीनिंग होगी इसकी। चलो, अगर CN-, पहली बात है, अगर CN- किसी एक्टिव मेटल के साथ बॉन्ड बना हो, किसी एक्टिव मेटल के साथ बॉन्ड बनाया होगा, तो ये सपोज कर लेते हैं, आपके जो एनसीईआरटी में है वही बात करेंगे, KCN के साथ। एक तरह से ये एक्टिव मेटल है, एक्टिव मेटल है ये। अगर ये एक्टिव मेटल है तो इसकी कहानी आप देखेंगे, ये आयनिक कंपाउंड होगा, आयनिक कंपाउंड होगा, आयनिक कंपाउंड होगा। और आयनिक कंपाउंड जैसे इस सॉल्यूशन में जाएंगे, आपको पता है वो टूट जाएगा। तो ये K+ और देखा गया है C∼N लोन पेयर और ये निगेटिव। मतलब ये बॉन्ड जब टूटा तो जो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास मैं दिखा रहा हूँ, मैं कार्बन के पास दिखा रहा हूँ। कार्बन पर निगेटिव है, कार्बन पर निगेटिव है। अब अगर ये C निगेटिव है और नाइट्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन है और ये अटैक करेगा अपने सबस्ट्रेट पर, और सबस्ट्रेट कौन है, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन को मैंने कहा RH, हेलो एल्केन को मैंने कहा RH। आपको पता है ये पार्शियली निगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव। न्यूक्लियोफाइल निगेटिव की चाहत क्या होती है, पॉजिटिव। अब बात ये आती है कि सर इस कार्बन पर भी निगेटिव चार्ज है, इस नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर है, निगेटिव चार्ज भी एक तरह का लोन पेयर ही होता है। ऐसा कौन सा लोन पेयर या निगेटिव चार्ज इस R+ पर अटैक करेगा, C- वाला अटैक करेगा कि N लोन पेयर वाला अटैक करेगा। आपको दिख रही है दो डोनर साइट है, कार्बन भी अटैक कर सकता है, कार्बन अपने लोन पेयर या निगेटिव के साथ अटैक कर सकता है, या नाइट्रोजन भी अपने लोन पेयर निगेटिव के साथ अटैक कर सकता है। अब आप डिसाइड करो, बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जाता है केमिस्ट्री में। क्या कार्बन पर निगेटिव आ गया, कार्बन पर निगेटिव आ गया और नाइट्रोजन पर लोन पेयर है,
तो अगर आप इस तरह से समझें कि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, नाइट्रोजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, और जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं वो इलेक्ट्रॉन खब्बू होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास जकड़ के रखते हैं कि हम जाने नहीं देंगे। उसी के रिस्पेक्ट में आप कार्बन को सोचिए, कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी थोड़ी सी कम है नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन की आपको पता है, कार्बन की आपको पता है, कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, और कार्बन पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है और उसके बाद उस पर निगेटिव चार्ज आ गया, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन रखना नहीं चाहता है। कार्बन पर इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा होंगे तो कार्बन अच्छा कंफर्ट फील नहीं करेगा, ठीक है। वैसे भी मैंने आपको बताया है, जब क्लास आपकी चलती है तो उसमें मैंने सिखाया है केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट, क्या कि अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी का छीन के लाया है, किसी का चुरा के लाया है, तो वेरी सिंपल, चुराई हुई चीज़ बहुत देर तक आप अपने पास नहीं रख सकते हो, उसके कारण आप अनस्टेबल रहेंगे। ओवरऑल मैं सिंपल सी बात ये बता दूं कि यहाँ पर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, वो अपने लोन पेयर को अपने पास जकड़ के रखेगा। कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, उसके पास निगेटिव चार्ज आ चुका है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैल चुका है, उसकी टेंडेंसी होगी डोनेट करने की। दिस इज योर कॉन्सेप्ट। यस, अगर Cn एम्बिडेंट लिगेंड है और वो KCN के फॉर्म में है, तो KCN में आप जब देखेंगे हेलो एल्केन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो C- वाला टर्म अटैक करेगा। अब आप ये कह सकते हैं कि ये क्यों, इसके लिए कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो आप कह सकते हो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी मोर है, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी मोर है, जबकि न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इस कार्बन वाले सेंटर की रिएक्टिविटी R+ के साथ ज़्यादा है, दैट इज इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है, इसकी न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा है, और इसके रिस्पेक्ट में आप इसको कह सकते हो न्यूक्लियोफिलिसिटी लेस है, न्यूक्लियोफिलिसिटी लेस है, न्यूक्लियोफिलिसिटी लेस है। तो वेरी सिंपल, अगर NaCN आ जाए, KCN आ जाए, एक्टिव मेटल के साथ अगर Cn आया तो आप कहोगे डोनर साइड कौन होगा, C होगा, और जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो आप टेबल में देखे थे ये बनाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड N, और ये लोन पेयर एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड बनाएगा, एल्किल साइनाइड बनाएगा। ये बात हो गई आपकी, एल्किल साइनाइड बनाएगा। दूसरा टर्म क्या है, दूसरा टर्म ये है कि अगर ये Cn AgCN के साथ आए, किसके साथ आए, AgCN के साथ आए, अगर ये AgCN के साथ आ रहा है तो आपको क्या पता है, ये कंपाउंड कोवेलेंट है, इसमें कोवेलेंट करेक्टर बेहतर होगा, जबकि इसमें आयनिक करेक्टर बेहतर होगा। अब कोवेलेंट करेक्टर अगर इसमें बेहतर है तो इसकी क्या कहानी होगी, जरा समझिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। AgC ट्रिपल बॉन्ड N, AgC ट्रिपल बॉन्ड N, और आपने कहा कि मैं इसको सबस्ट्रेट के साथ अटैक करवाने वाला हूं, माइनस और प्लस। अब आप बताइए कार्बन इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर पाएगा कि नाइट्रोजन इसको डोनेट कर पाएगा? चूंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो डोनेटिंग साइड थी वो तो अभी बॉन्डिंग कंडीशन में है, कोवैलेंट बॉन्ड है, प्योरली कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ नहीं पा रहा है, तो आप ऐसे कंडीशन में क्या कहेंगे, कौन है लोन पेयर, कौन रखता है लोन पेयर, नाइट्रोजन रखा है, तो ये नाइट्रोजन ही इसको डोनेट करेगा। अब जब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाएगी। जब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाएगी तो ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू करेगा और ये बॉन्ड क्लीव कर जाएगा। इस तरह से इस समय जब AgCN जैसे कंपाउंड के साथ देखेंगे तो डोनर साइड कौन होगी, नाइट्रोजन होगी, और उस समय बॉन्ड का फॉर्मेशन आपको क्या मिलेगा, आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन नाइट्रोजन साइड से होगा NC ये, और इसको आप कह सकते हो एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड।
एल्किल आइसोसाइनाइड, ठीक है, एल्किल आइसोसाइनाइड। एल्किल आइसोसाइनाइड आप बनाते हो तो ये आपको समझना पड़ेगा क्या कि अगर KCN होगा तो एम्बीडेंटेट लिगेंड, एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल C- है वो जुड़ेगा, C वाला डोनर साइड काम करेगा, और अगर नाइट्रोजन, अगर आप AgCN के साथ है तो नाइट्रोजन डोनर साइड का काम करेगा। ये आप कर सकते हैं। दूसरा जो है वो है NO2। इसकी भी कहानी सेम वैसे ही है। अगर ये जुड़ा हुआ है किसी के साथ, किसके साथ जुड़ा हुआ है, अगर ये जुड़ा हुआ है KO2 के साथ, सॉरी KNO2 के साथ, KNO2 के साथ अगर ये जुड़ा हुआ है तो आप क्या पाएंगे, KNO2 के साथ अगर ये जुड़ा हुआ है तो आप देखेंगे KNO2 के साथ अगर आप देखेंगे तो ये बनेगा K प्लस O माइनस N डबल बॉन्ड O लोन पेयर, ये इसके बॉन्ड, ये लोन पेयर। देख लो आप, ऑक्सीजन का 2 2 2। अब आप देख सकते हैं कि जब KNO2 टाइप कंपाउंड मिला तो आप देखेंगे, आप इसमें बॉन्डिंग समझ सकते हैं क्या, निगेटिव चार्ज किस पर आया, ऑक्सीजन पर आया। हालांकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, लेकिन भाई वो अपने इलेक्ट्रॉन की होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है ना, किसी दूसरे की इलेक्ट्रॉन को लेके आएगा तो होल्डिंग कैपेसिटी उतनी बेहतर तो नहीं होगी। तो अगर ये हेलो एल्केन के साथ रिएक्शन करेगा RH माइनस साइड और ये प्लस साइड, तो डोनर एटम कौन होगा, ये बनेगा, और जो प्रोडक्ट बनाता है वो आपको मिलता है RONO, ये बनता है, ये नाइट्राइड बनता है, एल्किल नाइट्राइड बनता है, एल्किल नाइट्राइड बनता है, ये आप देख लो एल्किल नाइट्राइड। लेकिन फिर वही बात, अगर ये AgNO2 के साथ रहा, किसके साथ रहा, AgNO2 के साथ रहा, तो कहानी कुछ ऐसी होगी, Ag के साथ O की बॉन्डिंग देखेंगे आप और इसके लोन पेयर्स को देखेंगे। अब आप चेक कर लो, अब ये बॉन्ड तो क्लीव होने से रहा, भाई कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंसी है दोनों के बीच, जितना राइट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पर इसका होगा उतना इसका होगा, और इसी समय आपने डाल दिया है हेलो एल्केन RH पार्शियली नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चूंकि ज़्यादा है तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, डोनेट कौन करेगा, नाइट्रोजन, और जब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, वो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी तो ये सिल्वर के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इस तरह से बॉन्ड टूट जाएगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बाहर निकल जाएगा, बन जाएगा RONO RNO2, R नाइट्रोजन से बॉन्डिंग होगी तो RNO कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप दिखा सकते हैं, नाइट्रो बनेगा, नाइट्रो एल्केन, ये आपका नाइट्राइड बनता है, एल्किल नाइट्राइड, नाइट्रो एल्केन। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ता है, जब आयनिक कंपाउंड होते हैं तब कौन सी डोनर साइड काम करेगी, जब कोवेलेंट कंपाउंड के साथ होगा तब डोनर साइड कौन सा काम करेगा, जब C बॉन्ड बनाएगा तो साइनाइड, जब N बॉन्ड बनाएगा तो आइसोसाइनाइड, जब O बॉन्ड बनाएगा तो नाइट्राइट, जब N बॉन्ड बनाएगा तो नाइट्रो। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल आपके पास इतने ही हैं, इतना आपको समझ में आना चाहिए। फिर ये न्यूक्लियोफाइल थे। उर्स रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। जरा देखो, ये हम लोगों ने समझ लिया एक्टिव साइड, फिर ये समझ लिया, और फिर उसके बाद ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन। हेलो एरीन की केमिकल प्रॉपर्टी में आपने देखा, क्या देखा आप, एरिल हैलाइड इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स NSR। जनरली एरिल हैलाइड से पूछा जाए कि तुम कौन सी रिएक्शन देना चाहोगे,
क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना चाहोगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा। तो आप तो देगा क्यों नहीं, समझो जरा। ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स, कितने रीजन है भैया, 4 रीजन आपको दिखाए जाते हैं। रेजोनेंस इफेक्ट, जब न्यूक्लियोफाइल आएगा इसके साथ टकराने के लिए, कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो, जब वो न्यूक्लियोफाइल इसके साथ टकराने के लिए आएगा तो आप क्या पाएंगे, यहाँ बेंजीन के साथ क्लोरीन के लोन पेयर का रेजोनेंस है, और बेंजीन के साथ क्लोरीन का अगर रेजोनेंस है तो आप क्या पाएंगे, ये रेजोनेंस करेगा, और रेजोनेंस करेगा तो इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड, और ये ये रेजोनेंस करता जाएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत बेहतर तरीके से आपको सिखाए जाते हैं। नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड Cl, बस इतना समझाते हैं आपको, ये देखो, और ये एज इट इज। अब यहाँ आप देख सकते हैं कार्बन और Cl के बीच क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड आ जाएगा तो बॉन्ड लेंथ घट जाएगी, बॉन्ड लेंथ घट जाएगी, बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी। Cl का निकलना आसान नहीं होगा, Cl का निकलना आसान नहीं होगा, और Cl जब निकल ही नहीं पाएगा तो रिएक्शन कहाँ से हो पाएगा। तो इसके लिए हम लोग एक शॉर्ट टर्म बोलते हैं PDC, पोस्ट डेटेड चेक नहीं, PDC, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। एक्चुअली ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता रहता है तो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, रियल में डबल बॉन्ड नहीं, पार्शियल डबल बॉन्ड रहता है। उस पार्शियल डबल बॉन्ड के कारण कार्बन और Cl के बीच का बॉन्ड लेंथ घट जाता है और बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाती है, जिसके कारण Cl का निकलना आसान नहीं होता है और रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो एक रीजन तो आपको दिया जाता है कि रेजोनेंस के कारण, तो Cl का बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस है, जिसके कारण पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है और Cl का निकलना आसान नहीं होता है। तो रेजोनेंस इफेक्ट के कारण पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाने के कारण डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ घट जाती है, Cl की बॉन्ड लेंथ घट जाती है और बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाती है। Cl का निकलना टफ हो जाता है, न्यूक्लियोफाइल के पास इतनी क्षमता नहीं होती है कि Cl को हटा सके। तो एक इफेक्ट तो ये बताया जाता है। दूसरा इफेक्ट क्या है जरा देखो, दूसरा इफेक्ट बताया जाता है डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CX बॉन्ड। ये भी रीजन दिया गया है, आपकी NCERT में ही है। क्या कहा जाता है, R के पास एक बॉन्ड, ये 3 हाइड्रोजन होंगे, जैसे ये CH3 से कंपेयर करो आप, CH3X, तो इस पर हाइब्रिडाइजेशन कितना पाओगे, sp3 पाओगे। जबकि ARX के साथ, AR मतलब बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग है तो अभी अभी आपने देखा था X के साथ क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। वैसे भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की बात यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या पाओगे आप, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 पाओगे। आप लोन पेयर बिना घुमाए आप देखेंगे तब भी तो एराइल पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। तो जरा देखो, sp2 169, डिफिकल्ट टू ब्रेक 177 पिकोमीटर। यहाँ देखो जरा, बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, बॉन्ड लेंथ घट गया ना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बॉन्ड लेंथ कम है, जबकि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा दिख रही है, sp3 वाले की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा दिख रही है। तो बॉन्ड लेंथ अगर ज़्यादा है तो तोड़ना आसान है, वो ब्रेक हो जाएगा इजी वे में। इसलिए एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और ये बॉन्ड लेंथ चूँकि घट गई, बॉन्ड लेंथ घट गई तो उसको तोड़ना आसान नहीं होगा, डिफ़िकल्ट टू ब्रेक। ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हो क्या कि हाइब्रिडाइजेशन के कारण भी आप चेक कर सकते हो। अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो आसानी से टूट जाएगा, डबल बॉन्ड है तो आसानी से नहीं टूटेगा ना। और फिर उसके बाद इनस्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। मान लो आपने Cl को निकाल ही दिया, और Cl को निकाल देंगे तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp2 था, और sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी ज़्यादा ही होती है। किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव आना वो अच्छी बात नहीं है ना, वो अनस्टेबल होता है। किसी भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो अनस्टेबल हो जाएगा।
इसलिए भाई क्लोरोबेंजीन उधर नहीं जाना चाहेगा जिधर अनस्टेबिलिटी आ जाए, जिधर अनस्टेबिलिटी आ जाए, एरोमेटिसिटी लॉस होने की नौबत आ जाए, ठीक है। और फिर उसके बाद रिपल्सन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन खूब ढेर सारे पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन करंट घूम ही रहा है और न्यूक्लियोफाइल के पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखा है, ये भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखा है, तो निगेटिव निगेटिव एक दूसरे से क्या होंगे, रिपेल करेंगे। और जब रिपल्सन होगा तो रिपल्सन होगा तो रिएक्शन तो हो ही नहीं पाएगी। तो ये रीजन है, ये 4 रीजन आप बोल सकते हो क्या कि हेलो एरीन हेलो एल्केन से लेस रिएक्टिव होते हैं। रीजन पहला क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, हैलोजेंस का बेंजीन रिंग के साथ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर पाया जाता है। और दूसरा क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, हेलो एल्केन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड लेंथ 177, जबकि हेलो एरीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड लेंथ 169 पिकोमीटर, टूटना कठिन हो जाता है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, अगर आपने कार्बोकैटायन बना ही लिया तो वो स्टेबल नहीं है, इसलिए रिएक्शन अच्छी फेवर नहीं करेगी। और 2 इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जब एक दूसरे के तरफ अप्रोच करेंगे तो उनमें रिपल्सन होगा, ना कि बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब आगे की मस्त बात क्या है, जनरली हम Cl को जो बेंजीन रिंग पर लगा हुआ है उसको हटा नहीं सकते ना, लेकिन अगर आप कोशिश करें इस टेम्परेचर पर, इस प्रेशर पर, वैसे इसको बनाने वाले, इस रिएक्शन को देने वाले डॉस साहब थे, तो इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पर जब रिएक्शन हुई तो आप सोच सकते हैं ये Cl का जो डबल बॉन्ड था वो भी टूट गया ना, और Cl रिप्लेस हो गया और ये फिनॉल बन गया। तो ध्यान रखना ये ड्रेस्टिक कंडीशन है, भूकंप रिएक्शन आप कह सकते हैं इसको, भूकंप रिएक्शन कैसा। अरे आप सोचो ना, इस टेम्परेचर पर ये रिएक्शन हो रही है, एकदम टेस्ट ट्यूब, ये आपका जो ऑपरेटर्स होगा जहाँ पर ये लैब हो रहा होगा उसकी क्या कहानी बनी होगी इस टेम्परेचर पर, इस प्रेशर पर। तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर आप जब लगाते हैं तो ये OH माइनस है, न्यूक्लियोफाइल है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो या कुछ भी हो, उसको ओवरकम करते हुए, उसको डिक्रीज करते हुए OH माइनस Cl को रिप्लेस कर देता है और आपको फिनॉल मिलता नजर आता है। फिर उसके बाद देखा गया अब इस टेम्परेचर पर रिएक्शन अगर कराना है तो बड़ा डिफ़िकल्ट काम है, बड़ा आपको परेशान कर सकता है ये, इस टेम्परेचर को बनाए रखना और उस टेम्परेचर पर रिएक्शन को कराना, प्रोडक्ट का एनालिसिस करना, ठीक है। तो देखा यह गया कि अगर क्लोरोबेंजीन में NO2 का हम लोग सब्स्टिट्यूशन करा दें, ऑर्थो पर और पैरा पर, यहाँ तो पैरा पर दिखा रहा है, अगर यहाँ पैरा पर वो सब्स्टिट्यूशन करा दे, यहाँ पैरा पर अगर वो सब्स्टिट्यूशन करा दे तो देखा जाता है कि रिएक्शन बहुत जल्दी होने लगती है और जो रिएक्शन 623 केल्विन पर हो रही थी वो रिएक्शन अब थोड़ा सा उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, कम टेम्परेचर पर होने लगता है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप Cl+ के निकलने के बाद जो भी स्पीसी बनती है उसको वो स्टेबलाइज कर देता है। और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को जब आप देखेंगे तो जब ये ऑर्थो पर होगा, पैरा पर होगा, ऑर्थो पर होगा और पैरा पर होगा, तभी इस पूरे यूनिट को स्टेबलाइज करेगा और रिएक्शन को आगे जाने के लिए फेवर करेगा। तो ऑर्थो पर और पैरा पर ही देखा जाता है। अब यहाँ पर 3 लगा दिए गए, 2 ऑर्थो पर लगा दिया गया और 2 ऑर्थो पर लगा दिया गया। इसमें कुछ मिसिंग है, ये नहीं होगा, ये एक हो, ये ऑर्थो पर और पैरा पर, ऑर्थो और पैरा पर लगा दिया गया। पहले एक NO2 ग्रुप लगाया गया तो टेम्परेचर 623 से 443 हो गया। फिर जब 2 NO2 ग्रुप एक ऑर्थो पर एक पैरा पर लगा दिया गया तो और इसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई, इसकी रिएक्टिविटी और बढ़ गई, टेम्परेचर और घट गया, टेम्परेचर और घट गया, टेम्परेचर और घट गया, 368 पर ही रिएक्शन फिजिबल हो गई। तो ये कहानी कौन कर रहा है? NO2 इस स्पीसीज को, Cl को फेवर कर दे रहा होगा निकलने के लिए, ठीक है। जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप देखोगे तो बढ़िया रिजल्ट समझ में आता है। और फिर उसके बाद अगर 3 NO2 ग्रुप लगा दिया जाए तो 3 NO2 ग्रुप भाई अब तो बात ही क्या कहना है कि नहीं। एक लगाता था
तो Cl का निकलना आसान कर देता था, 2 लगाते थे तो Cl का निकलना और आसान हो जाता था। देख रहे हो, कम टेम्परेचर देना पड़ रहा है। अब आपने तो हद ही कर दी, जितनी पोजीशन थी दोनों ऑर्थो और एक पैरा पर आपने NO2 ताबड़तोड़ लगा दिया। अब आप देख सकते हैं आपको गुनगुनाना पड़ेगा, आपको टेम्परेचर कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, सीधे आप थोड़ा सा वार्म कर देंगे, थोड़ा सा गुनगुना कर देंगे, अपने आप रिएक्शन फिजिबल हो जाती है। और 1 2 3 4 5 1 2 3 सॉरी 2 3 4 5 6 ये रिएक्शन हो जाती है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड इसी को कहते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि Cl का नॉर्मली हम लोग रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते हैं, Cl का नॉर्मली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो सकता है। लेकिन एक ड्रेस्टिक कंडीशन आप लाते हो, एक हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर फेवर करा ले जाते हो, मेंटेन करा ले जाते हो, तब रिएक्शन फिजिबल हो जाती है। और इस टेम्परेचर को अगर आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो आप बस इतना कीजिए कि क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन करा दीजिए। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन करा दोगे तो ये रिएक्शन जल्दी से हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन में आपको पता है Cl क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और डीएक्टिवेटिंग। Cl बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, आपको पता है ये। Cl बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन जितना तेजी से खींचना है उतना कम तेजी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, उतना कम तेजी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां रेजोनेंस से बड़ा हो जाता है इंडक्टिव इफेक्ट ना। तो जब क्लोरोबेंजीन की बात करें, हेलोएरिन की बात करें, तो वहां पर Cl का रेजोनेंस ना चेक करके -I चेक किया जाता है। ठीक, सिंपल सी बात मैं बताऊं तो सिंपल सी बात ये है आपके लिए, क्या है ये जरा देखो, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। और अगर ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जाएगा। आप बताओ क्या करा रहे हो, क्लोरीनेशन करा रहे हो एनहाइड्रस Cl3 के प्रेजेंस में। क्लोरीनेशन में Cl प्लस क्लोरोनियम आयन आएगा और वो इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाके जुड़ेगा, तो ऑर्थो प्रोडक्ट अलग सेपरेट होगा और पैरा प्रोडक्ट अलग सेपरेट होगा। ये Cl और ये Cl, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। इसका कराओगे तो देख लो जरा, इसका कराओगे Cl, और अब आप क्या करा रहे हो, नाइट्रेशन करा रहे हो। तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है बताओ, सब आपको GOC में सिखाया गया है। नाइट्रोनियम आयन ये कहाँ जाएगा, ऑर्थो पर जाएगा और पैरा पर जाएगा, ऑर्थो पर जाएगा और पैरा पर जाएगा, Cl और NO2। यहाँ देख लो H2SO4 से रिएक्शन करा रहे हो, सल्फोनेशन करा रहे हो, यहाँ का इलेक्ट्रोफाइल SO3 दिखाते हो या कभी कभी SO3H सल्फोनिक ग्रुप सीधे दिख जाता है। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे क्लोरीन और SO3H, उसके साथ साथ क्लोरीन और SO3H, ये ऑर्थो पर और पैरा पर। ठीक है, ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फिर एसिटोफिनॉन बनेगा। देखो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करा रहे हो, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराओगे तो एसाइलियम आयन बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल CH3CO प्लस, यही जाकर के इसके ऑर्थो और पैरा पर जुड़ जाता है। ये तो आपके लिए बहुत आसान सी बात है, COCH3। और दूसरा आप कहते हो Cl और COCH3 ना, ऑर्थो पर और पैरा पर, ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनॉन, पैरा क्लोरो एसिटोफिनॉन। और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करा रहे हो, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में आप क्या पाओगे, आप पाओगे Cl के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पर CH3 और Cl के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पर पैरा पर CH3 ना, ऑर्थो क्लोरोटोलुइन, पैरा क्लोरोटोलुइन। इस तरह से आप हेलोएरिन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप हेलोएरिन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा सकते हैं। आप देख लो, आप ये तो ये हम लोगों ने अभी तक हेलोएरिन
और हैलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी और उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोगों ने देखा है, ठीक है। और जहाँ तक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात है, तो उसमें हम लोग SN1 पढ़ते हैं, SN2 पढ़ते हैं, SNI पढ़ते हैं ना, NGP पढ़ते हैं, बहुत सारे रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन उतना डिटेल में आपको NCERT में नहीं दिया हुआ है। NCERT में डिटेल का मतलब बहुत कॉन्साइज फॉर्म में दिया है और आपको SN1 SN2 बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है। उस पर भी मैं वर्क कर दूंगा, थोड़ा सा एक टेबल बना करके सब NCERT की जो भी बातें हैं उसमें मैं दिखा दूंगा, अभी ख़त्म नहीं हुआ है ये। तो ये आपका हैलो एरीन और हैलो एल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी। अब केमिकल प्रॉपर्टी में हैलो एरीन में भी आप देखोगे तो इसकी रिएक्शन मेटल के साथ होगी ना, यहाँ पर फिटिक रिएक्शन आएगी, उर्स फिटिक रिएक्शन आएगी, उल्मान रिएक्शन आपके बेंजीन में दिया ही नहीं है। तो ये सब रिएक्शन अभी आगे आएंगी जब हम आपको पढ़ाएंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट जब पढ़ाएंगे तब, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। आज आपने क्या देखा, आज आप सबसे पहले एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल देखते हैं जिसमें CN और NO2 के बारे में। अगर AgCN के साथ है तो NC बनेगा, NC रिएक्शन में आएगा, इन्वॉल्व होगा, और अगर KCN होगा तो CN रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। ये आप देख सकते हैं, पूरे डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। NCERT में उतना डिटेल नहीं दिया गया है, ठीक है, इसलिए इस पे मैंने थोड़ा सा वर्क कर दिया है, ठीक है। तो ये आज आपका ये टॉपिक है और मैं चेक करता हूँ अभी इसमें एक दो टॉपिक जो आपकी NCERT के बुक में तो हैं, लेकिन ये आपके NTA के सिलेबस में नहीं है, नीट के सिलेबस में नहीं है। तो जो सिलेबस में नहीं है उसको एकदम नहीं टच करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये आपका हैलो एरीन और हैलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। उर्स रिएक्शन आपको आनी चाहिए, फिंकेलस्टीन रिएक्शन आपको आनी चाहिए, फिटिक रिएक्शन आपको आनी चाहिए। फिटिक रिएक्शन अब आपको चेक करना है। फिटिक रिएक्शन में रिएक्शन में अगर थोड़ा सा मैं बताऊँ तो एरिल हैलाइड ले लो और XR ले लो सोडियम ड्राई ईथर के साथ, तो ये जुड़ जाते हैं दोनों, और फिर आप वही जानते हैं जो जानते हो आप, क्या जानते हो आप, R जुड़ जाता है। तो इस तरह से रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग धीरे धीरे इसको कवर करेंगे, और जब पूरा एक बार चैप्टर हो जाएगा तो उसको फिर आधे घंटे में कोशिश करेंगे पूरा समराइज करने के लिए। तो ऐसे धीरे धीरे आप तैयार करते जाइए और अपनी तैयारी को एकदम कंटिन्यूअस बनाए रखिए। अब आपका टाइम आ गया है कि आप ज़्यादा लापरवाही ना करें ना, मोबाइल से थोड़ा सा दूर रहें, मोबाइल से बस उतना ही काम रखें जब तक आपको पढ़ना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आगे डिस्कस करने में हम लोग देखेंगे कुछ SN1 SN2 की जो बातें रह गई होंगी वो बता देंगे, ठीक है। और ग्रिग्नार्डी एजेंट हो ही गया था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।